गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सान्या सोनी आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल लेट्स टॉक द एग्जाम में, जहां हम मेनली चर्चा करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, जिसमें भी स्पेशल हम फोकस कर रहे हैं दिल्ली पुलिस, आरपीएफ, जितने भी आने वाले एग्जाम है और एसएससी से रिलेटेड। इसमें हम जो सब्जेक्ट ले रहे हैं वो है जनरल अवेयरनेस, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरपीएफ, दिल्ली पुलिस एंड अदर एसएससी एग्जाम्स के अंदर। मेनली 50 मार्क्स का ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज, जिसमें हम आज पढ़ेंगे तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि हाउ टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कौन कौन से ड्राफ्ट कमेटीज आए, क्या कितने पार्ट है, क्या कुछ है, वो सब कुछ आज हम इसमें देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि जो नीडी पीपल्स है उनकी हेल्प हो सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान को बनाने के लिए हमें क्या बनानी पड़ी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। वो हम पहले वाली वीडियो में ये सब कुछ बता चुके हैं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए, इंडियन पीपल्स होने चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ हम पीछे वाली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आपने अगर अभी तक जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाके उसको देखिए, उसके बाद ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो देखिए जहां पे पॉइंटर चल रहा है वहां पे देखना। असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स मेंबर वर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड अलॉटमेंट ऑफ अ सीट based on the proportion of its population distributed among the communities Sikh, Muslim and general। ठीक है, जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए बनाई थी, और इसके जो मेंबर्स थे वो कहां से इलेक्टेड हुए थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली से। और जो हम सीट अलॉट करते थे ना, वो पॉपुलेशन के बेस्ड पे करते थे। जैसे आज भी हमारे राज्यसभा और लोकसभा के अंदर जो सीट अवेलेबल है वो हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है। कौन सी सेंसस के अकॉर्डिंग, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग चल रही है। और उसमें हमने ये भी बोला है कि 2025 तक कोई भी सीट में चेंजेस नहीं किया जाएगा। एंड जो कम्युनिटीज थी, इसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज थी, मेनली जो हमने सीट को अलॉटमेंट की थी, जो सीट्स की, उसमें कौन कौन सी कम्युनिटीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी सीट, मेनली सिख, मुस्लिम और जनरल। ठीक है, अभी देखते हैं कि पार्टीशन से पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर थे और पार्टीशन के बाद कितने हो गए। टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो टोटल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 385 थे। ठीक है, पार्टीशन से पहले, जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था उससे पहले। 93 फ्रॉम इंडियन स्टेट, जिसमें से 93 इंडियन स्टेट से थे, और 292 फ्रॉम द प्रोविंस। कहां से थे, प्रोविंस मींस ब्रिटिश इंडिया से थे। बट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया, जैसे ही भारत अलग होता है, टोटल मेंबर 299 ही बचते हैं, जिसमें से 284 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन नवंबर 1949 एंड साइन द फाइनली अप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमने 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली अप्रूव कर दिया था, उस पे साइन हो चुके थे। लेकिन साइन कितने मेंबर्स ने किए थे, 284 मेंबर्स ने किए थे। कितने में से, 299 में से। तो जो टोटल मेंबर थे, एक बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितने मेंबर थे, 385। बट अगर आफ्टर पार्टीशन पूछे तो 299। और साइन सिग्नेचर कितने मेंबर्स के हुए थे, 284 के सिग्नेचर हुए थे जो वहां पे प्रेजेंट थे। और जो हमारी फर्स्ट मीटिंग थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो 9 दिसंबर 1946 को हमारी पहली मीटिंग हुई। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान को बनने के लिए 2 साल 11 महीने 18 डेज, मतलब 18 दिन का टाइम लगा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया था
जो फर्स्ट सेशन, हमारा फर्स्ट सेशन कब हुआ था, अभी हमने पीछे देखा था कि हमारा जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, मींस फर्स्ट सेशन जो हुआ था, उसी में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को रखा गया जो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दिसंबर 1946 को हुआ था 9 को। इसमें हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स रखे थे। जो किसने मूव किया था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट, to foster unity of the nation and to ensure its political and economic security and have a written constitution। हमारे पास written constitution होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी सबको ये इंश्योर हो कि सबको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी मिले। सेकंड, to proclaim India as a sovereign democratic republic। बट आज हम उसके बाद दो प्रेम्बल में दो सोवरेन सेक्युलर और एक और ये दोनों चीजें बाद में ऐड की गई है, ठीक है। हैव अ फेडरल फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट, क्या होना चाहिए? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, मतलब सेंट्रल और स्टेट में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। गारंटी एंड सिक्योर जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith, worship, vocation and action to all people of India। इसमें सिर्फ कहने का ये मतलब है कि सभी को समानता, स्वतंत्रता, सब कुछ करने का हक होना चाहिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वही, ठीक है। प्रोवाइड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी, जितने भी माइनॉरिटी एरियाज हैं, ट्राइबल एरियाज हैं, डिप्रेस्ड क्लास है और जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस है उनको क्या देना चाहिए? एक सेफ गार्ड, मतलब एक रक्षा, प्रोवाइड सेफ गार्ड, उन्हें अलग से सारी चीजें प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है। एंड टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ द रिपब्लिक, और हम क्या करें? इंटीग्रिटी को मेंटेन करें, ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद हम क्या करते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाते हैं, जिसके चेयरमैन कौन होते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको कौन अपॉइंट करता है? इसको अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाती है, जिसका चेयरमैन भीमराव अंबेडकर को बनाया जाता है। और कब बनाई जाती है ये? कब? 29 अगस्त 1947, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। एंड इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे वो कौन थे? B.N. राव, and submitted the draft constitution to the president of the assembly। जो असेंबली के प्रेसिडेंट थे, हमने उनको हमारा जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सबमिट किया था। कब किया था? 21 फैब 1948। कब किया था? 21 फैब 1948 को हमने 21 फैब 1948 को हमने क्या किया था? जो हमारा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबमिट किया था। एंड जो थर्ड और फाइनल रीडिंग हुई थी वो हमारी 26 नवंबर 1949 को हुई थी। इसी दिन हमने फाइनल साइन किया था कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर और डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशन डे उसी दिन हमने। फिर 2015 से हम 26 नवंबर 1949 को भीमराव अंबेडकर जयंती के अंदर हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने घोषित किया था। The provision relating to citizenship, election and provincial parliament were implemented with immediate effect on 1949, but the other provision came into force on 26 January 1950। देखो हमारा जो रिपब्लिक डे होता है वो मेनली 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। इसी दिन हमने क्या किया था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। मतलब इस दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या हुआ था? फोर्स में आया था, लागू हुआ था। जो अडॉप्ट हुआ था ना 26 1949, तो उसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। बट जो सिटीजनशिप है, इलेक्शंस हैं और जो प्रोविजनल पार्लियामेंट है वो 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो चुकी थी, ठीक है। बाकी जो बच गए अदर प्रोविजंस वो 26 जनवरी 1950 से शुरू हुए हैं। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, मेनली बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंबर कौन कौन से, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक पूछेगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के इसमें से मेंबर कौन सा है। कौन कौन है इसके मेंबर? चलिए देखते हैं। एन गोपालस्वामी अय्यर, ठीक है, एन गोपालस्वामी अयंगर एंड ए के अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद शहादुल्ला और BL मित्तर जिन्होंने रिप्लेस किया था MN राव को, और DP
Keithan replaced by T.T. Krishnamachari। तो टोटल 3 and 3 6 मेंबर्स हैं किसमें, ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर, ठीक है। और रिप्लेस किसने किया है, M.N. राव ने रिप्लेस किया है B.L. मित्र को, और T.T. कृष्णमाचारी ने किया है D.P. केतन को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हमने संविधान बनाना शुरू किया तो मेनली ये बताता है कि हमने संविधान बनाने से पहले 60 जो कंट्रीज हैं उनको हम उनका टूर किया था, मीन्स उनमें भ्रमण किया था, उनमें गए थे, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाया, उसमें से हमने जो मेन चीजें हैं वो उठा के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट करी हैं, ठीक है। जैसे कि स्केलेटन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। पिछली वाली वीडियो में जब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा था तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी हद तक इसके ढांचे से बना हुआ है, मतलब इसकी कॉपी बोल सकते हैं हम। एंड मैनी प्रोविजन वो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द अदर कंट्री, और बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने अदर कंट्री से इंपोर्ट किए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्लीज ध्यान करके सुनना, और हो सके तो आप चाहो तो इसको नोट भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, वहां से आप ले सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्रिटेन से हमने मेनली क्या क्या चीजें कॉपी करी हैं। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कि कैसे लॉ बनाने हैं, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सिंगल सिटीजन हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है, ठीक है। बाइकैमरल पार्लियामेंट, ड्यूअल सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल एंड स्टेट का ब्रिटेन से उठाया है, और जो सीएजी का ऑफिस है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या उठाया है, इंडिपेंडेंस ऑफ ए जुडिशरी, ठीक है, न्यायपालिका का स्वतंत्रता, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो हमने यूएसए से उठाई है। जुडिकल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, प्रेम्बल कहां से उठाया है, यूएसए से। एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि क्या प्रेसिडेंट के फंक्शन रहेंगे और क्या वाइस प्रेसिडेंट के रहे, वो सब कुछ हमने यूएसए से लिया है। मेनली इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है प्रियम्बल का, कि प्रियम्बल हमने कहां से लिया है, यूएसए से, ठीक है। उसके बाद कनाडा से हमने उठाया है फेडरेशन, ठीक है। रेजिडरी पावर टू सेंटर एंड सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुडिक्शन, ठीक है। ये सब कुछ हमने कहां से लिया, कनाडा से लिया है। एंड ईरीलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है। इसमें सबसे पहले यही पूछा जाता है कि डीपीएसपी हमने कहां से उठाई है, ईरीलैंड से उठाई है। मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने उसके मेथड्स हमने ईरीलैंड से लिए हैं। और कैसे नॉमिनेशन होगा मेंबर का राज्यसभा के, जैसे जो प्रेसिडेंट है वो मेनली 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है ना राज्यसभा के लिए, तो वो नॉमिनेशन भी हमने ईरीलैंड से लिया है। जर्मनी से हमने ये लिया है कि कैसे हम फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करेंगे जब हम इमरजेंसी लगा देते हैं। इमरजेंसी मेनली प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी, इंटरनेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ऐसे कुछ इमरजेंसी लगती है तो वो हमने कहां से उठाई है, जर्मनी से। जबकि हमारे देश में अभी तक कोई भी फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो नहीं लगी है अभी तक, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से हमने उठाए हैं हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली कॉन्करेंट लिस्ट का आइडिया। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स आते हैं उस पे स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर अपने लॉज और बिल्स बना सकते हैं, ठीक है। यूएसएसआर मीन्स रशिया, सोवियत यूनियन से हमने क्या क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिए हैं। बहुत बार पूछा जाता है फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से लिए हैं। और जस्टिस इन प्रीएम्बल, आइडियल ऑफ अ जस्टिस इन प्रीएम्बल इज यूएसएसआर। फ्रेंच से हमने लिया है रिपब्लिकन सिस्टम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं लिबर्टी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच से ली है, ठीक है। साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट अगर हमें कोई चीज का अमेंडमेंट करना है, संशोधन करना है तो उसके लिए कितनी होनी चाहिए, 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे सब कुछ डिफरेंट सोर्स कहां से उठाए हमने। उसके बाद देखते हैं हम शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टोटल कितने शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ अडेप्टेशन हैज ओनली 8 शेड्यूल। जब हमने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को मींस 1949 के अंदर 26 नवंबर 1949 को जब हमने अडॉप्ट किया था उस टाइम पे हमारे पास 8 शेड्यूल थे। बट जैसे जैसे सक्सीडिंग ऑफ 65 ईयर, जैसे हमने हमारे आजादी के 65 ईयर्स पूरे करने शुरू किए, हमने 4 नए शेड्यूल्स को और ऐड किया, ठीक है, 9, 10 एंड 11, 12।
अब हम मेनली डिस्कस करते हैं कि हर एक शेड्यूल में किसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि शेड्यूल 1 में क्या क्या चीज है, वैसे तो शेड्यूल 2 में भी बहुत से पार्ट है, 3 में भी पार्ट है, हम उन सब में नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या चीज है, सेकेंड में क्या चीज है। ठीक है, जो शेड्यूल 1 है वो डिस्कस करता है अबाउट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कि कोई भी चेंजेस करने हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बाउंड्रीज में, और कुछ नियम वगैरह अगर हमें कोई और चेंजेस करने हैं, एक्स्ट्रा बाउंड्री ऐड करनी है, कम करनी है, तो वो सारी चीजें कहाँ पे, उसके लिए हमें अमेंडमेंट कहाँ करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल में। जो सेकंड शेड्यूल है, इट्स ऑलवेज डिस्कस अबाउट द सैलरी, कि सैलरी क्या रहेगी प्रेसिडेंट की, राज्यसभा, लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की सैलरीज क्या होगी, वो सेकंड शेड्यूल में पता करते हैं। थर्ड शेड्यूल इज रिलेटेड टू ओथ, कि कैसे ओथ दिलवानी है, कैसे शपथ दिलवानी है। ठीक है, सबको, सुप्रीम जस्टिस, प्रेसिडेंट, पीएम, इनको ओथ, इनके ओथ से जो रिलेटेड शेड्यूल रहेगा मेनली 3 रहेगा। शेड्यूल 4 मींस एलोकेशन ऑफ अ सीट टू स्टेट एंड यूटी इन राज्यसभा, कि राज्यसभा के अंदर कितनी सीट्स का एलोकेशन होगा स्टेट और यूटी से, वो 4th शेड्यूल में बताता है। Means 4th schedule is related to the seats of the Rajya Sabha, and 5th schedule is discuss about the administration and control of the schedule area and STs, mainly schedule area के बारे में बात करेगा और ST के बारे में बात करेगा। 6th जो बात करता है जितने भी ट्राइबल एरियाज है नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, मीन्स नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनमें जो ट्राइबल एरिया है उनके बारे में डिस्कस करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो 5th और 6th में मेनली डिफरेंस क्या होता है। 6th में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में बोलते हैं और 5th में शेड्यूल्ड एरिया और एसटी सारे आ जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में कौन सा शेड्यूल है 6th, लेकिन हम कई बार क्या लगाते हैं 5th लगा जाते हैं। हम 4th और 5th में कंफ्यूज हो जाते हैं, 5th या 6th में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको, इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार दिमाग में बैठा लेना। ओके, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है 4th 5th 6th सॉरी। एंड 7th is related to the distribution of a power between union and the state government, मेनली लिस्ट के बारे में बात करेगा कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे जो सेंटर है वो लॉज बनाएगा, स्टेट पे स्टेट बनाएगा, कॉन्करेंट पे दोनों बनाएंगे। ठीक है, मर्जी है उनकी। एंड 8th इज रिलेटेड टू द लैंग्वेज। टोटल कितनी लैंग्वेज है हमारे पास, अभी 22 है, बट स्टार्टिंग में कितनी थी 14 थी। उसके बाद में हमने अमेंडमेंट के थ्रू 21, 71, 92 इन सब अमेंडमेंट के थ्रू हमने आगे एक्स्ट्रा और लैंग्वेज को जोड़ा है। 9th इज रिलेटेड टू द सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशंस एंड 10th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटी डिफेक्शन लॉ, जो 52 अमेंडमेंट एक्ट से हमने इसमें डाला है, विच इज 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में क्या आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंड 11th एंड 12th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11th जो शेड्यूल होता है वो पंचायत के बारे में बताता है, जिसमें टोटल 29 सब्जेक्ट है। और ये कब लेके आए हम, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम इसको लेके आए हैं। और 12 इज रिलेटेड टू अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज, जो सिटीज में होती है। इसमें टोटल 18 सब्जेक्ट है और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हम इसको यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, ये थे हमारे शेड्यूल्स। इसमें से मेनली 4th, 5th, 6th और लास्ट वाले 10th, 11th, 12th बहुत पूछे जाते हैं, अच्छे से ध्यान दे लेना। इंपॉर्टेंट पार्ट्स, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कितने पार्ट्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये जब हमने अडॉप्ट किया था और अभी प्रेजेंट भी कुछ चल रहा है, कितने क्या पूछ रहे हैं, शुरू में कितने थे अब कितने, चलिए देखते हैं। देखो हमारे पास टोटल 22 पार्ट्स है। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे टोटल 22 पार्ट्स हैं। ठीक है, 22 पार्ट्स के अंदर पार्ट नंबर 1 जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 आता है। ठीक है, पार्ट नंबर 1 आर्टिकल 1 to 4 इसमें यूनियन और टेरिटरी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि क्या यूनियन है क्या टेरिटरी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 इज अबाउट 5 to 11, 5 से लेके 11 तक जो आर्टिकल्स होते हैं वो पार्ट 2 में आते हैं। इसमें मेनली सिटीजनशिप के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे सिटीजनशिप मिलती है, कैसे उसको त्यागा जा सकता है, कैसे सरकार उसको ये कह सकती है कि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कैसे हम उसको सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं, वो सारी चीजें पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में लिखी हुई हैं। लेकिन सिटीजनशिप जो है वो पहले ही लागू हो चुका था जब हमने 1949 में अडॉप्ट किया था ना। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले ही सिटीजनशिप इंप्लीमेंटेड था।
पार्ट 3 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 12 to 35 विच डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल राइट्स कि क्या क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। पार्ट 4 36 51 जो पार्ट 4 होगा वो डिस्कस करता है आर्टिकल 36 और 51 जिसमें हम मेनली डीपीएसपी के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड पार्ट 4A जो पार्ट 4A होगा इस आर्टिकल 51A इज डिस्कस अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। टोटल 11 ड्यूटीज है, हमने पहले 10 थी फिर 11 हमने लास्ट में ऐड करी थी, वो देख लेना कौन से अमेंडमेंट से डाली है। पार्ट 5 कई बार उसका अमेंडमेंट पूछ लिया जाता है कौन से अमेंडमेंट से हमने 11th को ऐड किया है। एंड पार्ट 5 इज रिलेटेड टू आर्टिकल 52 to 149 जो मेनली यूनियन होता है। इसमें जो चैप्टर्स होते हैं वो 1 से लेके 5 चैप्टर होते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के बारे में। एग्जीक्यूट मतलब जो लागू करने का काम करता है जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। चैप्टर 2 इज डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब कुछ आ जाती है। चैप्टर 3 में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है। चैप्टर 4 इज अबाउट द जुडिशरी, न्यायालय क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिकल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी किसमें आती है, यूनियन जुडिशरी के अंदर। एंड चैप्टर 5 इज अबाउट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 इज रिलेटेड टू द स्टेट्स, स्टेट से रिलेट होगा जिसमें आर्टिकल 152 to 273 तक होते हैं। एंड पार्ट 7 इज रिलेटेड टू द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ऑफ आएगा। आर्टिकल 238 एंड पार्ट 8 इज ऑल्सो रिलेटेड टू द यूनियन टेरिटरी जो कंटेन करता है 239 से 241 तक। एंड पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है कौन सा पार्ट है, पंचायत कौन से पार्ट के अंदर कंटेन है। शेड्यूल हमें पता है 11 शेड्यूल है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ है, 243 से 243O तक है। और पार्ट 9 और पार्ट 9A इज रिलेटेड अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज जो शेड्यूल 12 में आते हैं 18 सब्जेक्ट के साथ, 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, 243P से लेके 243ZJ। और पार्ट 9B जो पार्ट 9B होगा, पार्ट 9B इज रिलेटेड टू आर्टिकल 243ZH एंड 243ZD जिसमें हम मेनली डिस्कस करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये स्पेशली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी ये इसका एक आर्टिकल 40 भी है जिसमें हम आगे देखेंगे उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। वो हम आगे आने वाली वीडियोस में मेनली आर्टिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जिसमें से पूछा जाता है वो आर्टिकल्स को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड पार्ट 10 इज रिलेटेड टू द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। एंड पार्ट 11 इज आर्टिकल 243 से 263 मींस रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट बताएगा क्या रिलेशन है, ठीक है। एंड पार्ट 12 इज रिलेटेड टू द 264 to 300 फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड टैक्स। पहले जो प्रॉपर्टी था ना, प्रॉपर्टी वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाला हुआ था मींस पार्ट 3 के अंदर, बट फिर बाद में अमेंडमेंट के थ्रू हमने 300A के अंदर प्रॉपर्टी को डाला, ठीक है, और इसको लीगली बताया। एंड पार्ट 13 इज 301 to 307 एंड पार्ट 14 इज अबाउट द सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट की क्या क्या सर्विस रहनी चाहिए। एंड पार्ट 14A अबाउट द ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स में से टाइप की कोर्ट्स होती हैं, ये भी 323 से 323B तक काम करता है। एंड पार्ट 15 इज अबाउट द इलेक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की इलेक्शन कौन से पार्ट में डिस्कस किए हुए हैं, पार्ट 15 आर्टिकल 324 से 329। एंड पार्ट 16 इज स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस, कुछ जैसे सर्टेन क्लासेस उनके लिए क्या क्या स्पेशल प्रोविजंस रहेंगे वो 330 से 342 तक हमने डिस्कस किए हुए हैं। पार्ट 17 इज अबाउट द ऑफिशियल लैंग्वेज कि क्या हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहनी चाहिए 343 से 351 के बीच में। एंड पार्ट 18 इज अबाउट द इमरजेंसी प्रोविजन जो 3 इमरजेंसी लगती है 352 से 360 तक, ठीक है। जैसे कि प्रेसिडेंशियल रूल लग गया वो भी इमरजेंसी है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जैसे इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, फाइनेंस इमरजेंसी लगा दी, वॉर या फिर मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड कोई इमरजेंसी लग जाती है तो वो सारे इमरजेंसी किससे रिलेटेड है, पार्ट 18। एंड पार्ट 19 इज अ मिसलेनियस एंड पार्ट 20 इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और हमने अमेंडमेंट कौन से शेड्यूल में, 10th शेड्यूल, सॉरी 10th में लिया है क्या, जस्ट वेट आई हैव टू सी। हाँ जी, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट लिया, सॉरी, ठीक है, साउथ ये बता रही थी मैं, साउथ अफ्रीका से लिया।
हाँ वो 10th है ना, वो ये था कि 52 अमेंडमेंट एक्ट से हमने 10th एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया, ठीक है। और पार्ट 21 स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट्स, की क्या स्पेशल स्टेटस रहेगा। जैसे पहले 370 था जो जम्मू कश्मीर में था, अभी वो हट चुका है। और जो 368 है वो कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि अमेंडमेंट अगर हमें संविधान में कोई संशोधन करना हो तो कौन से आर्टिकल से करेंगे, 368। लेकिन एक चीज है, केशवानंद भारती केस के अकॉर्डिंग हम हमारे संविधान के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, उसकी जो बेसिक वैल्यूज है उसको चेंज नहीं कर सकते अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। एंड पार्ट 22 इज अबाउट 393 to 395। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। अब कुछ जो कमेटीज थी, कौन कौन सी कमेटीज हैं और उनके क्या कौन कौन चेयरमैन है, ये एक बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन है। जैसे हमने ड्राफ्टिंग कमेटी देखी, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन है भीमराव अंबेडकर, ठीक है। एक बार इसको हम मार्कर के थ्रू करके चेक कर लेते हैं, पेन, ठीक है। ये देखो जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर किसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्टीयरिंग कमेटी के भी कौन है, राजेंद्र प्रसाद। फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, मतलब जो ये तीनों कमेटी है, ये फाइनेंस तक ये किसने संभाली थी, इनके चेयरमैन कौन थे, इनके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड नेक्स्ट है कैबिनेट कमेटी इज अल्लादी कृष्ण वामी अय्यर। हाउस कमेटी इज इंपॉर्टेंट, पूछी जाती है बहुत बार एग्जाम में, बी पट्टा भाई सीतारामैया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ बिजनेस कमेटी इज अ के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग के भी कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। और कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या क्या फंक्शन रहेंगे, इज जे वी मावलंकर, ठीक है। स्टेट कमेटी इज अबाउट जवाहरलाल नेहरू। एंड एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ट्राइबल से कौन थे, वल्लभ भाई पटेल। एंड माइनॉरिटीज सब कमेटी इज H.C. मुखर्जी। और फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी इज J.P. कृपलानी, इसके चेयरमैन थे। एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्टली इन excluded areas subcommittee is Gopinath Bardoloi। and excluded and partially excluded areas other than those in Assam subcommittee A.V. Thakur। and Union Power Committee is a Jawaharlal Nehru। Union Constitution Committee is also Jawaharlal Nehru। तो ये जो कम्युनिटी जैसे जवाहरलाल नेहरू वाले यूनियन और जो यूनियन है, जो यूनियन वाली है और यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है स्टेट कमेटी किसकी थी, और कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जेबी मावलंकर वाली। और नेशनल फ्लैग इज राजेंद्र प्रसाद। और बिजनेस कमेटी इज के एम मुंशी। और यहाँ से फाइनेंस स्टीयरिंग कमेटी, ये राजेंद्र प्रसाद वाली भी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी तो हम आपको बता भी चुके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके चेयरमैन है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में काफी ज्यादा हमारा हेल्प किया था। सो ये थे हमारे आज का कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बना, कैसे क्या चीजें रही, ये थी हमारी आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या थी, कितने मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी कब हुआ था, संविधान को कब बनाया गया, कब उस पे साइन हुए, कितने मेंबर ने साइन किए, अडॉप्ट कब किया, फोर्स में कब आया, और कौन से ऐसी चीजें थी जो जब हमने अडॉप्ट किया था तभी इंप्लीमेंट हो चुकी थी और कौन सी बाद में थी, कितने पार्ट्स थे, शेड्यूल 12 थे। और ये सब कुछ हमने आर्टिकल्स, ये सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे सीरीज को, ठीक है। उसमें हम देखेंगे प्रीएम्बल क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको PDF चाहिए ये वाली जो मैंने अभी पढ़ाई है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितने भी नीडी पीपल्स हैं उनको आप ये शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।